हेलो एवरीवन। आज हम लोग आरओ और एआरओ एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक क्विक रिवीजन करेंगे और इसमें एनवायरनमेंट तथा इकोलॉजी के सभी चैप्टर होंगे। साथ ही ये आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो याद रखिएगा, ये एक क्विक रिवीजन होगा, लेकिन इसमें सभी चैप्टर शामिल होंगे। तो इसमें पहला कह रहा है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण क्या होता है? भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की जो प्राकृतिक दुनिया होती है वही क्या कहलाती है, वो भी पर्यावरण है, वो भी पर्यावरण में शामिल है। बिल्कुल उन संपूर्ण दशाओं का योग जो कि व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, वो भी पर्यावरण में शामिल है। भौतिक, जैविक तथा जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं इनकी अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो कि अंतः संबंधित होते हैं, ये भी होती है पर्यावरण। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट के रूप में आरओ एग्जाम में पूछा भी गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1986 में। एकदम अच्छे से याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे जो भौतिक और जैविक दशाएं होती हैं तथा उनके साथ जो क्रिया शामिल होती है वही कहलाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या शामिल होता है? इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल सभी शामिल होते हैं। स्थल में क्या शामिल होगा? स्थल मंडल में क्या शामिल होगा? वो जो स्थल पर है कौन कौन से, जैसे पर्वत, मैदान और रेगिस्तान। जीवमंडल में क्या आता है? इसमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आते हैं। वायुमंडल में क्या आता है? ये याद रखिएगा पॉइंट कि वायुमंडल में शामिल है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। और जल मंडल में क्या आएगा? जल से जुड़ी चीजें जैसे कि नदियाँ, झीलें, तालाब और सागर आदि। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण अपकर्ष की बात करें तो पर्यावरणीय गुणों का एक पूर्ण रूप से निम्नीकरण हो जाना ही पर्यावरण अपकर्ष है। बिल्कुल जो मानवीय क्रियाकलाप है इनसे जो विपरीत परिवर्तन होता है वो भी पर्यावरण, तो जो मानवीय क्रियाकलापों से जो विपरीत परिवर्तन होता है वो भी पर्यावरणीय अपकर्ष है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप जो पारिस्थितिकी असंतुलन होता है, संतुलन नहीं असंतुलन होता है, वो भी पर्यावरणीय अपकर्ष है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था क्या? तो ये आरंभ किया था इको मार्क। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इको मार्क क्या है, किस लिए शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत होती है जो पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद हैं उनको चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है यह स्वच्छ होता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि क्यों स्वच्छ होता है, क्योंकि जो मानवीय क्रियाएं होती हैं ये पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, इसलिए जो प्राकृतिक पर्यावरण है यह स्वच्छ होता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब किया गया था? याद रखिएगा ये किया गया था 1991 में। कंफ्यूज नहीं होइएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और विश्व पर्यावरण सुविधा से ये पूछा गया था 2004 में। तो ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ अक्टूबर 1991 में होता है और 1992 में जो रियो में पृथ्वी सम्मेलन होता है उसके दौरान इसकी स्थापना होती है विश्व पर्यावरण सुविधा की। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर तथा बायोम की। तो कह रहा है कि घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। बात कर रहा है घटते की और ये क्वेश्चन आरओ एग्जाम में पूछा ही गया है। घटते की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैंग्रोव का होता है, ठीक है। फिर होता है घास के मैदानों का, झीलों का एंड सागरों का। नेक्स्ट है प्रमुख जैव मंडल है और उनकी अवस्थिति है, मतलब कि प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है और वो कहाँ स्थित है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी एमपी में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है तथा नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 12 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, 6 नहीं शामिल है, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो पर्यावरण में परिचालन पर्यावरण नहीं शामिल है, इसमें शामिल है भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। और ये हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था 2020 में।
तो पर्यावरण में शामिल है भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, जैविक तथा संज्ञात। एक ये भी याद रखिएगा, संज्ञात भी है, ठीक है। भौतिक में क्या क्या आता है, इसमें अजैविक तत्व आते हैं। कौन कौन से अजैविक तत्व हैं, भू आकृतियाँ हैं, जलवायु है, तापमान है तथा आर्द्रता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में जो मानव के द्वारा निर्माण होता है पर्यावरण का, वही होते हैं सांस्कृतिक, जैसे कि नृत्य, भाषा, धर्म और रीति रिवाज। जैविक पर्यावरण में जैविक तत्व शामिल हैं, कौन कौन से, मानव, पशु और पक्षी तथा वनस्पति। संज्ञात में क्या शामिल है, अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आती है वही होता है एक संज्ञात पर्यावरण। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन में हो तो इसे गलत नहीं करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है, तो इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है वही जीवोम नहीं है। रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा ये सभी जीवोम है। जीवोम मतलब कि बायोम। तो बायोम की बात करें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत वनस्पति और जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं और किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित करके जो जटिल जैव समुदाय विकसित होते हैं वही कहलाते हैं बायोम, ठीक है। बायोम में कौन कौन शामिल होता है, इसमें आते हैं सदाहरित वन बायोम, पर्णपाती बायोम, सवाना बायोम, घास स्थल या फिर भूमि बायोम, मरुस्थलीय या रेगिस्तानी बायोम और टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसका कारण पूरी तरह से गलत है, इसका केवल सही है कथन, क्योंकि जो जीवमंडल है ये एक खुला विवृत तंत्र होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था जैवमंडल में मतलब कि बायोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो जो जैवमंडल होता है मतलब कि जीवमंडल यह ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। और जीवमंडल में पदार्थों और ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन सतत रूप से होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटिक और अबायोटिक, मतलब कि जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया कौन होता है, तो ये होता है वियोजक। ये आया था RO के मेंस में। PYQ पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं। तो PYQ को बहुत अच्छे से करिएगा। मैंने सभी PYQ कराए हैं, आप लोग जाके चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य जो बिचौलिया का कार्य होता है वह वियोजक। वियोजक कौन होते हैं, अपघटक होते हैं, ये करते हैं, ठीक है। तो जो जैविक और अजैविक बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच संगठकों मतलब कि जो बिचौलिए है इसका कार्य कौन करते हैं, अपघटक करते हैं। वियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वियोजक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मृत पौधों से, जंतुओं से तथा जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं, ठीक है। वियोजित करना मतलब कि सड़ाते गलाते हैं। और इसी क्रिया के दौरान, ठीक है, ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं। साथ ही जटिल कार्बन मतलब कि जैविक पदार्थों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिनका स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पुनः उपयोग करते हैं, ठीक है। और इनमें से अधिकांश जीव जो हैं वो सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक के रूप में मृदा में रहते हैं। एक ये पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो मानव ने क्या निर्मित किया है, मानव ने फसली भूमि का निर्माण किया है, तो इसलिए हो जाएगा मानव जनित जीवों। तो यदि बात करें जीवों की तो दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय तथा जलीय। स्थलीय में क्या आते हैं, जो स्थल पर हैं, जैसे कि वन, घास, मरुस्थली और टुंड्रा। जलीय में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है सागरीय बायोम तथा प्रवाल भित्ति बायोम। नेक्स्ट है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इकोटोन। इकोटोन दो पारितंत्र के मध्य या फिर दो भिन्न समुदाय के मध्य स्थित जो संक्रमण का क्षेत्र होता है वही होता है इकोटोन, जिनमें दोनों पारितंत्रों की विशेषता होती है, ठीक है। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही और समुदाय की तुलना में अधिक होती है और इसी परिघटना को कहते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। तो इकोटोन में जैव विविधता जो होती है मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वह दोनों ही और समुदाय की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, यही कहलाता है एज इफेक्ट। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। घास की भूमियाँ, ज्वार, नदमुख तथा नदी तट ये भी इकोटोन के एग्जाम्पल हैं। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुक्रमण। तो एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर जो क्रमबद्ध परिवर्तन होता है वही कहलाता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण।
और जैविक समुदाय में प्रकृति के प्रति गति पाई जाती है। तो जो जैविक समुदाय होता है इसमें जो प्रकृति होती है मतलब कि नेचर के प्रति गति पाई जाती है, जो कि समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती है। और यदि बात करें अनुक्रमण की, तो अनुक्रमण वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या फिर ये दूसरे समुदाय का स्थान ले लेते हैं। यही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो बेसिकली पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या हुआ, इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जो जंतु की प्रजातियाँ होती हैं वो समय के साथ दूसरे समुदाय में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। किसे प्रदान की है? तो इसमें नीलगिरी जैवमंडल है, नंदा देवी है और सिमलीपाल है। इसमें मानस नहीं है। यूनेस्को के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है 1971 में और इस सूची में सबसे पहले किसे शामिल किया जाता है? 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होते हैं, ये आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र होते हैं। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और इसमें हाल ही में शामिल किया गया था पन्ना को 2020 में। कहाँ पे है? एमपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आता है नग्नीकरण, ठीक है। जैविक अनुक्रमण में सबसे पहले आता है नग्नीकरण, मतलब कि वनस्पति रहित, फिर इसका प्रवास होता है, फिर अस्थापन प्रतिक्रिया होती है, फिर होता है लास्ट में स्थिरीकरण। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और जैव अनुक्रमण को क्रमागत विधि के रूप में व्याख्यापित करने वाले वैज्ञानिक थे ईपी ओडम। तो इनमें जैव अनुक्रमण की जो प्रवस्थाएं होती हैं इनमें सबसे पहले आता है नग्नीकरण, मतलब कि वनस्पति रहित, फिर इनका प्रवास होता है, प्रवास के बाद इनका अस्थापन होता है, अस्थापन मतलब कि स्पर्धा होती है इनमें आपस में, फिर उसके बाद इसमें प्रतिक्रिया होगी और लास्ट में क्या होगा? स्थिरीकरण होगा। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी नाइट्रोजन। कितनी मिलती है? 78.08%। और यदि हम आयतन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा मिलेगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज याद रखिएगा 20.95, आर्गन मिलेगा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा 0.03%, देन नियॉन एंड देन हीलियम सबसे कम। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, और ये पीसीएस में आया था 2019 में। तो सवाना बायो में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। यहाँ पे पार्क लैंड भूमि है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है पार्क लैंड भूमि कहाँ? सवाना बायो में, ठीक है, जहाँ पर घास भूमियों में वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी घास भूमि है जहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। और सवाना की बात करें तो ये अफ्रीका, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और सवानों को ही वेनेजुएला में क्या कहते हैं? इन्हें ही लानोस कहते हैं। और सवाना बायो में जो पेड़ पौधे और जंतुएं होते हैं उनमें सूखे को सहन करने की क्षमता भी होती है, लेकिन इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती। अधिक विविधता किसमें पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। लेकिन इस बायो में हाथी, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसे, हिरण, जेब्रा, सिंह, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, एमू, शुतुरमुर्ग, ये सभी जीव पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि मतलब कि अफ्रीकन सफारी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है खाद्य जाल। तो प्राकृतिक परिस्थितियों में पारितंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखलाएं ये एक दूसरे से एकल रूप में प्रचलित नहीं होती हैं, वरन ये क्या, ये परस्पर संबद्ध होकर अंतर ग्रथित प्रतिरूप बनाती हैं, जिसे कहते हैं खाद्य जल। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कीटनाशक। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है?
दोनों ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण, ये दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। तो ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण, ये दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र ये पारिस्थितिकी समुदाय की एक इकाई होती है जो कि जैविक, भौतिक तथा रासायनिक घटक से बनी होती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी किसके द्वारा? तो ये दी गई थी एजी टांसले के द्वारा। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इकोसिस्टम की अवधारणा सबसे पहले दी थी 1935 में एजी टांसले ने। और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर है। कितने भाग पर है? 71% पर है। और यह एक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? दैट इज सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो ये हो जाएगा सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। कितना? 71%। सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये हो जाएगा सागरीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो ये हो जाएगा सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये हो जाएंगे बेनेट। तो अभी हम लोगों ने देखा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, जो एक तंत्र होता है, मतलब कि जो एक सिस्टम होता है, उसकी अवधारणा दी जाती है एजी टांसले के द्वारा। लेकिन यदि बात करें इसमें संक्रमण की, तो संक्रमण की अवधारणा दी जाती है बेनेट के द्वारा। और पारिस्थितिकी जो संक्रमण होता है, मतलब कि जो इकोटोन होता है, यह दो बायोम के बीच के संक्रमण क्षेत्र को ही कहते हैं। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, जहाँ पर दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत करते हैं इकोटोन। और पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीयर। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो समुदाय का वह पूर्ण क्रम जो कि एक निश्चित स्थान पर बदलता है, वो कहलाता है सीयर। और सीयर की बात करें तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। तो जो इकोसिस्टम है उसका जो एक श्रेणी में जो क्रमिक विकास हो रहा है, क्रमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कौन दर्शाता है? उसको दर्शाता है सीयर। और यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम, मतलब कि जलवायु चरम तक होता है। जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किलोमीटर पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना ही पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। तो ये एक भी याद रखिएगा, ठीक है, कि यदि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की जो संक्रमणकालीन अवस्था है उसे कहते हैं क्या? सीयर। लेकिन लंबी अवधि में, ठीक है, समय के साथ किलोमीटर पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो ये होता है सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये हो जाएगा समपोषणीय विकास, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सतत विकास की अवधारणा 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दी थी, आवर कॉमन फ्यूचर में। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब कि इकोलॉजी सिस्टम के विषय के बारे में सही नहीं है? यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता भी होती है। यह बंद नहीं, यह खुला पारितंत्र होता है। तो इसका ऑप्शन सी ही सही नहीं है। डी कह रहा है कि यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, इसका सी गलत है। तो सबसे पहले एजी टांसले ने कब 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था? पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से इसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी को परिभाषित किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1869 में। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम किसने किया था? एजी टांसले ने कब? 1935 में, ठीक है। पारिस्थितिकी को किसने परिभाषित किया? अर्नेस्ट हैकल ने कब? 1869 में। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा जैव मंडल, ठीक है, बायोस्फीयर। और सर्वाधिक अस्थायी कौन सा है? महासागरीय। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम
पारिस्थितिकी तंत्र हैं तो ये हो जाएगा धान के खेत। धान के खेत क्यों कृत्रिम है? क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव के द्वारा रूपांतरित है? तो जो कृषि भूमि है ये मानव के द्वारा रूपांतर की गई है। नेक्स्ट है प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और उनसे जुड़ी वनस्पतियां। तो जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है यहाँ पे पाए जाते हैं आर्द्र वन, तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ के रण में घास के प्रदेश तथा पूर्वी दक्कन में पाए जाते हैं शुष्क सदाबहारी वन। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। बायोनॉमिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध, नहीं, इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो कि मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, तो इसका तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यदि हम बात करें बायोनॉमिक्स की तो ये बायो तथा नॉमिक्स से मिलकर बना है। बायो का मतलब क्या है? जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स या ग्रीक शब्द नॉमस से बना है और इसका अर्थ है नियम, मतलब कि ला। तो इसलिए बायोनॉमिक्स का अर्थ क्या हुआ? जीवन के नियम। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यदि एक प्रदेश के जैव और अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तो इसलिए कह सकते हैं कि एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो हरे पौधे ये क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ सी सही है। तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक वर्ग में शामिल किया गया है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अभी हम लोगों ने देखा था महासागर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, ये तीनों तो इकोसिस्टम की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी तो हैं, लेकिन यदि बात करें ऑप्शन डी की पोषण स्तरों की संख्या में कमी या इकोसिस्टम की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो यदि हम लकड़ी काटेंगे तो उससे क्या पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है या किस आंदोलन का नारा था? तो यह चिपको आंदोलन का नारा था। और एपिको की बात करें तो यह दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था और यह कर्नाटक में शुरू हुआ था। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो यह जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को ही पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो जो जलीय पारितंत्र होता है उसको पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में जो जलाशय होते हैं इनमें पौधों तथा शैवाल का विकास होता है। यदि हम बात करें एलिलोपैथी की या किसी एक पौधे का दूसरे पर पड़ने वाला लाभदायक या फिर हानिकारक उपपचयी प्रभाव होता है एलिलोपैथी। जैसे कि यूकेलिप्टस वृक्ष के विषाक्त पदार्थ जो कुछ अन्य पौधों के विकास में बाधा डालते हैं, ठीक है। तो ये हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं। बीओडी क्या है? तो ये जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग जैविक पदार्थों के घुलने या फिर अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा होती है बीओडी। बायोमैग्निफिकेशन मतलब कि जैव आवर्धन, तो भोजन श्रृंखला में ऊर्ध्वानुमुखी किसी हानिकारक और सामान्यतः विषैले पदार्थ का अधिक शक्तिशाली होना ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? बात कर रहा है जीव से जैवमंडल तक, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा जनसंख्या, जनसंख्या से मिलकर बनेगा समुदाय, समुदाय से मिलकर बनेगा पारिस्थितिकी तंत्र और सबसे बड़ा आएगा क्या? भूदृश्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? ये अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो इसमें सबसे पहले आएगी क्या? शीर्णता, फिर उसके बाद आक्रमण, देन प्रतिस्पर्धा एंड सबसे लास्ट में क्या आएगा? स्थानांतरण। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक होते हैं? तो ये जो हरे पौधे होते हैं ये ही उत्पादक घटक होते हैं।
निम्नलिखित में से किसने गहन पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द पहले प्रयोग किया था? तो ये हो जाएंगे अर्नीस्ट नेस। कब किया था? 1973 में, जब आता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनल्स ने, 1917 में किया था। और पारिस्थितिकी निषेध क्या होती क्या है? तो किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका व उसकी स्थिति को दर्शाता है पारिस्थितिकी निषेध। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट है प्रमुख शब्द है और उनसे जुड़ा विवरण है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? तो अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य जाल क्या होता है? तो जो खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबद्ध और अन्योन्याश्रित तंत्र ही कहलाता है खाद्य जाल। पोषण स्तर क्या होता है? तो पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर होते हैं, वही होता है पोषण स्तर। जैसे कि प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीय। बायोम क्या होता है? तो वनस्पतिक और प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला समुदाय ही कहलाता है बायोम, यानी कि जीवोम। अब हम बात करेंगे 4th चैप्टर की, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और पदार्थों के संचरण की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कह रहा है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो कि संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो यस, दोनों सही है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये यूपीपीसीएस के 2022 में पूछा भी गया है। और पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोसेफ ग्रीनल्स ने 1917 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण होने से ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ऊर्जा की मात्रा घटती है। तो लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से यदि हम दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे तो मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होगी। साथ ही ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, किस कारण होता है? यदि स्टेटमेंट में आए कि यह ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, उसका कारण क्या है? कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण होने से ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा उसका चक्रण और पुनः चक्रण भी नहीं होता। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कथन बिल्कुल सही है। कारण यह है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को भी बढ़ाती है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में जो पौधे होते हैं ये उत्पादक में श्रेणी में आते हैं, जंतु उपभोक्ता में आते हैं तथा कवक और जीवाणु ये अपघटक होते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है क्योंकि सौर विकिरण हरे पौधों के द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सौर एनर्जी। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, बिल्कुल सही है। और प्राथमिक उत्पादकता में कौन आते हैं? हरे पौधे। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी, मतलब कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, वो आते हैं। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य श्रृंखला मतलब कि फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव प्राथमिक है तथा द्वितीयक, ये दोनों ही उपभोक्ता है मानव। क्यों? क्योंकि मानव एक सर्वाहारी होता है। सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता तथा मांसभक्षी। तो सर्वभक्षी आहार श्रृंखला में एक उपभोक्ता है, इसका मतलब कि क्या है? ये सब कुछ खाने वाला होता है और यह अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पादपों से, जानवरों से, दोनों से मिलकर रासायनिक पोषक पदार्थों से पूरी करता है। इसी प्रकार इनके भोजन का स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक तथा उपभोक्ता, साथ में मांसभक्षी, तीनों ही होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन है? तो ये हो जाएगा सर्वाहारी। वे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं वही कहलाते हैं सर्वाहारी, और सर्वाहारी में मुख्यतः मनुष्यों को रखा जाता है।
क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर रखा गया है मानव को। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है, मतलब कि शाकभक्षी प्राणी, ठीक है। तो ये हो जाएगी चींटी और हिरन, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो शाकभक्षी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये उत्पादकों से, उत्पादक मतलब कि भोजन से सीधा अपने आहार को ग्रहण करते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं कीड़े मकोड़े, जल थलचारी, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनपायी। तो चींटी और हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, लेकिन यदि लोमड़ी की बात करें और बाघ की बात करें तो ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता हैं, क्योंकि इनका भोजन कौन होते हैं? इनका भोजन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा वियोजक, मतलब कि अपघटक या फिर डिकम्पोजर। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। किस अनुक्रम में बढ़ेगा? तो जल पादप, घोंघा मछली और पक्षी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो जलीय पर्यावरण होता है उसमें जो डीडीटी सांद्रण होता है उसके आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण के स्तर बढ़ता है जल पादप, घोंघा मछली और पक्षी आदि के क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसका पहला ही सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो ये होती है जल चक्र में। जल गैस या वाष्प, ठोस या तरल रूप में पाया जाता है। जलाशयों से जल वाष्पीकरण के द्वारा वातावरण में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी के अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल को भूमि से अवशोषित करके वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ते हैं और यही संघनित होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी में पुनः प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होगा? तो ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा क्लोरेला। तो क्लोरेला या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये शैवाल की एक प्रजाति है और क्लोरेला से अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही ये शैवाल शीघ्रता से प्रजनन करते हैं तथा ये CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन भी बनाते हैं। साथ ही ये CO2 ग्रहण करने के बाद शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन? क्लोरेला शैवाल। और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में शैवाल मल तथा मूत्र से उत्पन्न पदार्थों का भी उपभोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा रबर का पौधा। रबर के पौधे की बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और यह वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा मतलब कि ऊर्ध्वाधर होता है। कथन बिल्कुल सही है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा होता है। कारण ये कह रहा है कि जब ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे प्रवाह में होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। गलत है, इसका भी गलत है, इसका केवल कथन सही है। तो किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा का पिरामिड सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के अमाप और भार की भिन्नताओं पर जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। साथ ही ऊर्जा पिरामिड ये ऊष्मा गति के नियमों का पालन भी करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर जो स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा है उसको भी दिखाया जाता है और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। साथ ही जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाह होता है तब ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, ना कि बढ़ेगी। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्रों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो ये हो जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में, लेट्स सी, ये है पृथ्वी
और ये है 0 डिग्री मतलब कि इक्वेटर भूमध्य रेखा। इसके दक्षिण में और उत्तर में कितना 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, ये एशिया में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के मध्य और मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। और पृथ्वी पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, और इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ भी अधिकतम होता है। नेक्स्ट है सुपोषण मतलब कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, सुपोषण। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जल में अजैविक और जैविक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को ही कहते हैं यूट्रोफिकेशन। घरेलू कूड़ा कचरा मतलब कि जो अपशिष्ट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, इनकी बहुलता वाले उर्वरक के अंश, भूस्राव और औद्योगिक कचरा जब जल निकाय में मिलता है तो जल निकाय में बड़ी तीव्रता से पोषक तत्वों की वृद्धि होती है और इन्हीं पोषक तत्वों की वृद्धि से ही शैवाल में भी वृद्धि होती है। इसी कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक नहीं पहुंचता है। और फिर क्या होता है कि जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी होती है, इस कारण बड़ी संख्या में जलीय जीवों का विनाश होता है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो उत्पादक होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। उत्पादक में कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे। तो इसका ऑप्शन सी केवल सही है। इकोसिस्टम में जो उत्पादक होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादक को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि गाय और बकरी आदि। नेक्स्ट चैप्टर है पर्यावरणीय प्रदूषण। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का अजैव अपघटनीय प्रदूषण है, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। और विश्व में डीडीटी का उत्पादन केवल HIL इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह एक ऐसा प्रदूषक है जो कि अपघटित नहीं होता है। और इस श्रेणी के प्रदूषक में आता है पारा और सीसा आदि। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, तो हो जाएगा सड़े हुए वनस्पति तथा पशु पदार्थ। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो ये जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापते हैं और यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो जल प्रदूषण कम होगा। याद रखिएगा, यदि जल में घुली जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा होगी तो जल प्रदूषण कम होगा। ठीक है, इसी के विपरीत यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जल प्रदूषण अधिक होगा। साथ ही जल प्रदूषण की मात्रा को हम BOD मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापते हैं। BOD मतलब कि जैविक ऑक्सीजन मांग। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो कि जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है BOD मापक होता है क्या, तो ये हो जाएगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। रिंगल मेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में होता है, तो ये धुएं के घनत्व के मापन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का सूचक है, तो ये हो जाएगा लाइकेन। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से। तो फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले वे कण होते हैं जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरॉन, क्रोमियम, सीसे जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में इसमें पाए जाते हैं फ्लाई ऐश में। वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 या फिर PM 2.5 से संदर्भित किया जाता है। इसमें PM मतलब क्या होगा, PM अक्षरों का अर्थ क्या है, कणिका पदार्थ, पर्टिकुलेट मैटर। WHO के अकॉर्डिंग 10 माइक्रोन या उससे कम व्यास के वायु कण सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक हैं। धुआं मतलब कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है स्मॉग पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा स्मॉग। तो वायु प्रदूषक की उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आते हैं वे तत्व जो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO,
कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश। लेकिन सेकेंडरी कौन होते हैं? ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि ये जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, मतलब कि ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, ये जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, इनमें क्रिया करके बनाए जाते हैं। जैसे कि इसमें आता है ओजोन, पान और स्मॉग। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन पैदा करती है। और ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है? तो साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। साइक्लोन कलेक्टर के द्वारा, बिग फिल्टर, बैक फिल्टर और साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा ही वायु प्रदूषण की रोकथाम की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो जो यूट्रोफिकेशन है ये वायु प्रदूषण से नहीं, ये संबंधित है जल प्रदूषण से। स्मॉग, अम्ल वर्षा मतलब कि एसिड रेन, एस्बेस्टोसिस, ये सभी वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहे हैं कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च होता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहे हैं कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका कारण गलत है, लेकिन कथन बिल्कुल सही है। तो जाड़े में क्या होता है? अपेक्षाकृत ठंडी तथा भारी वायु मोटर गाड़ियों के द्वारा उत्सर्जित धुआं वातावरण में संघनित हो जाता है, जिससे क्या होता है? दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है। नेक्स्ट है भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? परिवहन खंड। नेक्स्ट है एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है एसिड रेन। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे। स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, तो जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं जैसे कि आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनमें सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है और इनमें भी सबसे ज़्यादा नॉर्वे में। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। और यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। नेक्स्ट है यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो क्या हो जाएगा? तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नकरणीय मतलब कि डिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो ये जाएगा घरेलू वाहित मल। पारद, लैश धातुएं तथा इस्पात, ये सभी निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मृदा में उर्वरक और कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसीलिए मृदा प्रदूषण जो है ये औद्योगिक प्रदूषण से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है।